नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग के ऊपर लगी हुई है। दुनिया भर से सारे बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने कहा कि वो नहीं आएंगे। पुतिन ने भी मना किया। हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो कह रहा है कि तो फ्लॉप हो गया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं तो उसके पीछे की असली वजह क्या है। वो इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर करना चाह रहे हैं या फिर इस मीटिंग को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो कुछ ऐसी मुसीबतों को प्रीएम्प्ट कर चुके हैं कि यहां आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों बहुत बेइज्जत होकर के वापस जाएंगे। शायद इसलिए भी उनका ये फैसला हो सकता है। क्या है असली वजह, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? अचानक से इन्होंने क्यों कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा? भय, खौफ चारों तरफ से गिर गया है। एक पड़ोसन पिक्चर हम देखे थे एक जमाने में, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात। अपने ही जाल में फंस चुका है प्रेसिडेंट जीपिंग। किस मुंह से आएगा? जीपिंग की बौखलाहट और खौफ का दो कारण है, आंतरिक चीन के अंदर और बाहर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और एक्सटर्नल लेवल पे। पहले इंटरनल उसका डील करते हैं। पॉलिटिकल इंटरनल में 3 बिंदु हैं: पॉलिटिकल टर्मोइल, सोशल और इकोनॉमिक क्योस, तीसरा पीएलए, रोल ऑफ पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। जैसे भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी नहीं बोलूँगा, भारतीय सेना बोलूँगा। जैसे भारतीय सेना है वैसे है पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। अब आते हैं पॉलिटिकल इशू पे। एक जेन चिन होंग एक व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं चीन के 1993 से लेकर 2003 तक, और जीपिंग उन्हीं का चेला है, उन्हीं का ग्रूम किया हुआ व्यक्ति है। उन्होंने ही इसको पुल किया और कम्युनिस्ट पार्टी हायरार्की में ऊपर लाया। उन्होंने रिप्रीमांड किया है जीपिंग को, कॉशन किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जितना चीन की चीन का कष्ट बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो, सुधर जाओ। तो वो पहले जैसे लोगों को पंगा लेता था, जेल कर दो, वो कर दो, जस्टिस को जेल भेज दो, ये जेन पे नहीं चलेगा। और जेन एक पावर सेंटर है अभी भी, उसके एक इशारे में रिवोल्ट हो सकता है। तो ये डर है कि यदि जेन पलटी मारा, हम इधर हिंदुस्तान आए G20 में, वो पलटी मारा, हम तो गए। इस पीएलए पर मैं सीधे आ जाता हूं। कितना भी कम्युनिस्ट पार्टी में डिक्टेटरशिप हो मनीष, एक्चुअल शक्ति किसके पास है? पीएलए के पास। यदि पीएलए में आक्रोश है जीपिंग के खिलाफ और जेन यदि उसमें थोड़ी सी आग लगा देते हैं, कहाँ जाएगा जीपिंग? उसको यहीं पर बख्तियारपुर या कहीं पर सेटल करना पड़ेगा हम लोग को। यू कांट गो बैक। ये खौफ क्यों छोड़ेगा? अभी घर छोड़ा गया। दूसरी बात, सोशल, लोग उससे खुश नहीं हैं। जीपिंग ने क्या कहा था जब सत्ता में आया था कि तुमको आर्थिक मजा मैं दूंगा, खूब मौज करो, कैसे देश गवर्न होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी तरफ देखो भी मत। आज क्या हालत है? इकोनॉमिक क्योस है, लोग ना खुश हैं, लोगों का इनकम एकदम नीचे गिरा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बैंक में लोग पैसा निकालने जाते हैं उनको डंडा से मारा जाता है, टैंक लगा दिया जाता है, टैंक लगा दिया जाता है। तो क्या ये शुभ संकेत है? धुआं तो निकल रहा है, जो विकराल रूप धुआं आग अग्नि में कैसे कब परिणित होगा, ये जेन ऐसे लोग को बस का इशारा की जरूरत है। उसके बाद एक कंपनी है एवरग्रांड कंपनी, 2.6 ट्रिलियन युआन का स्कैम किया है। 2.6 ट्रिलियन, माय गॉड। और चीन के इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है ये। एयरलाइन लॉस में, मेट्रो लॉस में, रेलवेज लॉस में, ये है चीन। मैन्युफैक्चरिंग हब धीरे धीरे मोदी जी छीन रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ, वो चिंता का विषय है। सबसे बड़ा झटका
बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीसी तो खतरे में है ही। अफ्रीका के 54 या 56 कंट्रीज में 42 को इसने कर्ज दिया था बीआरआई के लिए। उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं लौटा सकते, कुछ नहीं हम कर पाएंगे। तो जो ये पैसा डूबेगा, अफ्रीका में डूबा, पाकिस्तान में डूबेगा, इसने चीन ने करीब 1.3 बीआरआई के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर उठाया है लोन पे। वो तो गए हो, 1.3 ट्रिलियन तो गए हो। कर लो दादागिरी, कर लो बीआरआई। तो जब ये सब चीज हो रहा है तो देश में अशांति है, आक्रोश है, पीएलए खुश नहीं है। तो क्या तुम प्रेसिडेंट हो तो कोई इनपुट नहीं मिल रहा इंटेलिजेंस एजेंसीज के कि आग कभी भी भड़क सकती है? तो जब भड़कने की संभावना है और सत्ता, जैसे इंद्र भगवान का गद्दी हिलता था वैसे जब गद्दी हिल रहा है तो शी जिनपिंग का गद्दी हिला हुआ है, तो कैसे वहां आएगा, किस मुंह से आएगा? वही नहीं, एक और बात कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई छवि, चंद्रयान की सफलता, हिंदुस्तान जो अभी आर्थिक पावर 5th वर्ल्ड में हो चुका है, जिस तरह से मोदी जी कह रहे कि हाल फिलहाल में हम कुछ ही सालों में हम पहले 3 में आएंगे। इनफैक्ट हम लोग 2-1 पर पहुंच रहे हैं, 2-1 पर हम पहुंच रहे हैं। जर्मनी को तो हम 3-4 महीना में लपेट लेंगे। तो मोदी जी की बढ़ती हुई छवि। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, शादी में फोकस ऑफ अटेंशन किस पे होता है? दूल्हा राजा पे। G20 में दूल्हा राजा कौन है? मोदी जी, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब आगे आगे चलेंगे तो जिनपिंग को तो पीछे पीछे चल। अफ्रीका में देखा होगा, ब्रिक्स में मोदी जी आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे। एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चाहता है मैं हीरो हूं, हीरो नंबर 1, मैं चलूं, लोग मेरे पीछे चलें। ऐसा हुआ नहीं। वीडियो है, ये पीछे पीछे चल रहा, मोदी जी आगे आगे अपना शेर की तरह चले जा रहे हैं। पच नहीं रहा है। जिस हिंदुस्तान के साथ 2008 में एमओयू साइन किया, जिस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल देता था यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, नहीं होता था। बहुत जगह हिमाचल में, अरुणाचल में नहीं होता था। यदि दौलत बेग एलडी एयर स्ट्रिप नहीं रिपेयर होगा तो नहीं होगा। वो तो एयर मार्शल बोरबोरा का कमाल है। उन्होंने कहा हम करेंगे, सरकारी हुक्म मिले ना मिले। मैं उनके साहस को मानता हूं। सरकार को बोला कि जो करना कर लो, मैं तो रिपेयर करूंगा। ऑपरेशनल हुआ, फर्स्ट फ्लाइट लैंड किया उन्होंने खुद बैठ के। तो जो चीन ऐसा था वो देखता है बाप रे बाप, ये मोदी जी तो गजब कर रहे हैं। लद्दाख में नाक से खून निकाल दिया, अभी लाखों में ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, रफाल खरीद लिया, पूरा टेक्निकल डिटेल्स मांगते रह गए राहुल गांधी के माध्यम से, कुछ नहीं मिला। ये क्या हो रहा है? भय, मोदी जी का भय और ईर्ष्या, जेलसी फैक्टर। तो अब जेलसी फैक्टर पे आते हैं कि भाई हिंदुस्तान और मोदी जी आगे इस रफ्तार से चलते रहे तो हम तो डूब जाएंगे। लाइफ में नंबर 1 स्पॉट सिर्फ एक के लिए होता है। 100 मीटर्स में भी फर्स्ट एक आता है ना, कि 2 फर्स्ट आते हैं, एक ही आएगा। तो सुपर पावर नंबर यदि कोई बनेगा तो एक ही बनेगा ना। अब चॉइस से नैरो होता जा रहा है, या तो चीन बने या हिंदुस्तान बने। ये चीन को समझ में आ गई बात कि यदि हम हिंदुस्तान को ट्रिप नहीं किए तो ये तो हमें खा जाएगा। और चीन अभी स्थिति में नहीं है हमको चुनौती देने के लिए। पीएलए सोल्जर्स सब बकवास, दे नो सोल्जर्स। वो 2 साल के आते हैं, वो इतना हाई लाइफ लीड करके आते हैं। सोल्जरिंग नहीं होता, सोल्जरिंग बहुत टफ लाइफ है। ये बात बहुत सारे आर्मी अधिकारी कहते हैं कि जो लोग चाइनीज आर्मी के जो लोग वहाँ पे डिप्यूट होते हैं, वो जिस दिन उनका 2 साल पूरा होना होता है लास्ट, तो उस दिन वो खूब पार्टियां और बहुत खुश होकर के जाते हैं कि भाई चलो जान बच गई। मनीष, एक वीडियो है जिसमें बस में चाइनीज सोल्जर्स को जबरदस्ती भेजा जा रहा है लद्दाख बॉर्डर पे। रो रहे हैं सब सोल्जर्स, क्राई कर रहे हैं। हमारे फौजी लोग बोलते हैं, पूरा परिवार विदा करता है कि हमारा शेर जा रहा है देश भारत माता की सेवा के लिए, हो सकता है कुर्बानी देना पड़े। ये डिफरेंस है। सोल्जर चॉकलेट, सोल्जर चॉकलेट खाओ, नहीं लड़ सकते। हमारे सोल्जर भूजा खाते हैं, भूजा खा के ताल ठोक के लड़ पड़ते हैं। कारगिल वॉर 18 डिग्री सैलिएट, जय मां काली, अटैक, धावा कर दिया। 10 कदम में सांस फूल जाएगी तुम्हारी। अटैक अप द स्लीप, 18 डिग्री सैलिएंट,
दावा कर। कैप्टन साहब बोले ये दिल मांगे मोर, ये हमारी कैलिबर है, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारी सेना बेस्ट है आर्मी। तो ये उसके बाद दूसरा झटका दिया, चीन ने कहा कि हमको 46 गाड़ी का परमिशन दो हिंदुस्तान लाने के लिए, दिखाना है नौटंकी, 46 गाड़ी। मोदी सरकार ने कहा 25 से एक गाड़ी ज़्यादा नहीं, ये तो इंसल्ट है ना। उसके बाद फोकस अटेंशन मोदी जी पे होगा। उसके बाद चीन चाहता है कि यदि हम नहीं आते हैं तो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, तो G20 की सफलता पे थोड़ा सा विवाद होगा। लेफ्टिस्ट तो ऑलरेडी शुरू हो गए ढोल बजाना। हाँ, यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो गए कि मतलब शी जिनपिंग नहीं आ रहा है, तो मतलब कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हुई सीपिंग, अरे पहले अपना घर तो बचा लो, घर में तुम्हारी आग लग चुकी है। एक्स प्रेसिडेंट जेन ने बोल दिया है सुधर जाओ, आग लग चुकी है, खाली जेन को इशारा देना है PLA को, कर ले रेस्ट, मैटर ऑफ मिनट्स। तो ये है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से हब शिफ्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, वो इसका चिंता का बड़ी विषय है। एक और चीज़ मनीष, सुना होगा हाल फिलहाल में कि अब दो इन्फॉर्मेशन चल रहा है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक चुपके चुपके हिंदुस्तान की सेना ने किया POK में या नहीं किया। मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना षड्यंत्र कर रहे हैं G20 के पहले। दोनों देश इतने शातिर हैं, जब भी कुछ हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है ये लोग कुछ न कुछ बॉर्डर पे गदर कर देते हैं। ये बॉर्डर पे गदर करेंगे, इसीलिए हमारा सेना का, आर्मी एयरफोर्स का त्रिशूल चल रहा है, एक्साइज त्रिशूल। क्यों? स्ट्रांग मैसेज, चीन और पाकिस्तान हरकत किए हाथ काट देंगे, चुपचाप अपने घर में बैठे रहो। त्रिशूल एक्साइज चल रहा है। उसके बाद जो चीन मैप नया इशू किया, वो भी G20 के टाइमिंग से वाई अभी ये तो मैप पहले भी इशू किया था, फिर से क्यों इशू किया? मुझे याद है ये मैप करीब 1-1.5 साल पहले इशू किया था चीन ने। उसमें मैंने कहा TV चैनल पे मैं आया भी था। तो ये सब बिंदुओं को लेके फिर चीन बोलता है कि हिंदुस्तान ये G20 का ये थीम क्यों रखा है, वसुधैव कुटुंबकम। अरे बेवकूफ़, तुमको संस्कृत नहीं आती तो हम क्या करें? वसुधैव कुटुंबकम होता है वन वर्ल्ड वन फैमिली। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संस्कृत की कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या गलती है? इसमें भी लेफ्टिस्ट यहाँ ढोल बजाना शुरू कर दिया। कब वसुधैव कुटुंबकम क्यों रखा गया है? तो सवाल है कि जब लंगी पे लंगी, घुसा पे घुसा मोदी जी मारे जा रहे हैं, तो खून से नाक से खून निकल रहा है, तो क्या करेगा? तो इसलिए वो खौफ और की बेइज्जती होने का जो खतरा, खौफ और बेइज्जती दोनों, और ये जानते हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता, G20 मोदी जी सफल करवाएंगे, तो अपना बेइज्जती कराने क्यों जाओ भाई? पहले अपना घर सुरक्षित कर लो, जो जैन कहीं PLA को बोल ना दे कि मुझे अरेस्ट कर लो। ये सब लफड़ा इसलिए नहीं आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में बताया, सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।